दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश परसेप्शन के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपका इस्तकबाल। दोस्तों आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हमने आपको मालूम होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड में पेपर में जनरल साइंस आ रहा है, उस जनरल साइंस का एक भाग हमने पढ़ा है केमिस्ट्री। और उस केमिस्ट्री के हमने 3 टॉपिक का अध्ययन किया था। उनमें पहला हमने टॉपिक का अध्ययन किया एटम एंड मॉलिक्यूल्स, दूसरा टॉपिक का अध्ययन किया था हमने केमिकल रिएक्शन, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था कार्बन अपरूप एंड कार्बन इट्स कंपाउंड। तो दोस्तों हमने सिलेबस की मोटी मोटी बात आपके साथ में की थी। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड पेपर है, उस फर्स्ट ग्रेड पेपर में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, उसका हम लोग बाग जो हमने पढ़ा था जो हमने थ्योरी पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आओ दोस्तों हम इस पर चर्चा करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, फर्स्ट ग्रेड जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस आए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और पीवाईक्यू भी है। इस पे अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों ये क्या था? निकल की उपस्थिति में पहला क्वेश्चन है कि निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण होता है। पास में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन क्या है? निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण होता है। तो पहला अभिक्रिया, पहला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चौथा विलोपन अभिक्रिया। देखो सुनना आराम से मेरे मित्रों, हमने ये कहा निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। अब आपके सामने है, सर आपने तो ये बताया नहीं। हमने ये बताया है कैसे? जो हमने कहा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने कहा था कि जो वनस्पति तेल है, ये क्या है? एक तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आधार पर आप बताइए जरा कि इसका क्या आंसर हो सकता है। जरा बताओ, आपसे मैं पूछता हूं कि निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा संकलन या संयोजन अभिक्रिया, तीसरा हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चौथा हमारा विलोपन अभिक्रिया। जरा बताइए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो सकता है? बिल्कुल। देखो जरा हम बात करते हैं मित्रों, इसका आंसर जो है, हम आगे बात करते हैं इसका संयोजन अभिक्रिया, एक संकलन अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया कैसे, इसका स्पष्टीकरण लेते हैं हम। तो हमने ये कहा कि जो वनस्पति तेल होते हैं, उनमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है मित्रों? एल्कीन होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होती है? एल्कीन होती है। यानी वनस्पति तेल अगर आपसे पूछे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हम ये कहेंगे कि एल्कीन जो है ये हमारी क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक यूनिट का हमने बात किया, तो क्या होता है मित्रा? एल्कीन होती है। और अगला बोल कहता है कि एल्कीन के क्वेश्चन क्या पूछ रहा? एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का क्या मतलब होता है बेटा? हाइड्रोजन का जुड़ना। जब एल्कीन पर हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो हमने क्या कहा? देखो संयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एल्कीन है अनसेचुरेटेड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, निकल की प्रजनन में रिएक्शन हुई, संयोजन हुआ, और संयोजन होकर क्या बना? एल्केन बना, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना। बताओ जरा, यह अभिक्रिया जो है, पहला क्वेश्चन है, निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने से यह अभिक्रिया क्या कहलाई? तो हम ये कहेंगे संयोजन अभिक्रिया कहलाई। क्योंकि इसमें हमने देखो संयोजन अभिक्रिया में ये पढ़ा था कि उस वक्त हमने कहा संयोजन किसे कहते हैं? ए और बी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ए बी बना देते हैं। यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है मित्रों? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ आया कि नहीं आया? अब अगर दूसरा नाम इसका और अभिक्रिया का क्या नाम हो सकता है? अगर अपन और एक्स्ट्रा में चलते हैं, संयोजन अभिक्रिया के अलावा इसका दूसरा नाम जो है, हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकलता है वह विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ता है तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। अगर आपसे अब अगली बार क्वेश्चन जब पूछ सकते हैं फर्स्ट ग्रेड में, हो सकता है कि 2026 वाले पेपर में आपसे क्वेश्चन यही का यही पूछ के सिर्फ इसमें उलट फूट कर देवे। कैसे मित्रों? ये देखो यहां पे लिख दे निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण होता है। यहां पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे दे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दे दे, विलोपन अभिक्रिया दे दे, और साथ में इस दोनों ऑप्शन को हटाकर, इस ऑप्शन को हटाकर ये दे दे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया
कि बोलोगे सर बिल्कुल यह भी ऑप्शन सही हो सकता है, कैसे मित्रों? तो मैंने कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। तो यानी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यानी यहाँ पे प्रतिस्थापन ना देकर प्रतिस्थापन दिया, ऑक्सीकरण दिया, विलोपन दिया, संकलन और संयोजन अभिक्रिया ना देकर उसकी जगह पर आपको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया दे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों? हाइड्रोजनीकरण भी हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना, इस बार आपसे आरपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है कि निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नंबर 1 ऑप्शन में देगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा देगा आपको हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, तीसरा आपको देगा विलोपन अभिक्रिया, चौथा आपको कुछ दे सकता है द्विविस्थापन अभिक्रिया दे देगा। तो याद रखना यह अभिक्रिया किसकी होगी? हाइड्रोजनीकरण उष्मा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का ही क्या एक एग्जांपल है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे मित्रों? तो याद रखना ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी दृष्टि में एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है कि निकल की उपस्थिति में वनस्पति तेल। तो याद रखना और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस वनस्पति तेलों से? यहाँ पे हो सकता है आपसे पूछे अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो वनस्पति तेल है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो याद रखना जो तेल वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और जो घी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन? जो तेल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो घी होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आपसे अगर तेल ना पूछकर घी पूछ ले कि बताओ घी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मित्रों? घी होते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप सब्जी जो बनाओ वो घी में बनाओ, वो सैचुरेटेड होती है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करती। याद रखना मित्रों। तो याद रखना मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि वनस्पति तेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, हम कहते हैं उनके बीच में डबल बॉन्डिंग हो या ट्रिपल बॉन्डिंग हो, उसी को क्या बोलते हैं मित्रों? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो याद रखना इस क्वेश्चन को। तो वनस्पति तेल पूछे तो हम कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर आपसे पूछे घी पूछे तो क्या कहेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और वनस्पति तेलों की रिएक्शन अगर करवाते हैं हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन उसमें जब जोड़ते हैं तो अभिक्रिया क्या हो सकती है? संकलन, संयोजन या हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजन अभिक्रिया हो सकती है। बात मेरी आपको ये क्वेश्चन की बात मेरी समझ में आई होगी आपको दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी हो सकती है, संकलन अभिक्रिया भी हो सकती है और संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती है। तो आगे बात करते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है मित्रों? याद रखना क्वेश्चन ये पूछा गया कि लेड है, सॉलिड फेज में है, और क्यूप्रस क्लोराइड है, हम कॉपर क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, या क्यूप्रस क्लोराइड है। तो लेड क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन जब कराई जाती है तो लेड क्लोराइड बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? लेड क्लोराइड बन जा रहा है। ये अभिक्रिया कौन सी है मित्रों? देखो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये अभिक्रिया कौन सी है जरा बताइए मित्रों। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन में दे रखा है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या ये विस्थापन अभिक्रिया है, या ये वियोजन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया। जरा बताइए मित्रों, जरा सोच के बताइए ये अभिक्रिया कौन सी हो सकती है। देखो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, ये लेड है, ये किस फॉर्म में? देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये ए है और ये क्या है बेटा? ए बी है। ए ये ऊपर वाला ए और बी, ये देखो ए के फॉर्म में ये ए है, बी है, और उसके बाद में कौन रिप्लेस हुआ? तो हम ये देखो यहाँ पे अपन हम ये कह सकते हैं इसको बी ना मान के अपने इसको कहते हैं, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ये कह देते हैं, इसको ये कह देते हैं मित्रों ये बी है और सी है, ठीक है ना? तो यहाँ ए और बी और सी, और क्या बन जा रहा है बेटा? ए और सी बन जा रहा है, और क्या बाहर निकल जा रहा है बेटा? बी बाहर निकल जा रहा है। अब दिमाग लगा लो कि कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, बताओ जरा, दिमाग लगा। तुम्हें हिट भी दिया है, ये किस फॉर्म में बेटा? हमने ये बताया भी था, ए है, ये बी सी है, ए बी ए सी बन जा रहा है, बी बाहर निकल जा रहा है। बताओ ये कौन सी अभिक्रिया हो सकती है मित्रों? बताओ ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, या विस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, या हम कह सकते हैं वियोजन हो सकता है, या संयोजन? बताओ जरा मित्रों। हम ये कह सकते हैं, देखो दिमाग लगाओ, बताओ द्विविस्थापन, और आपको ऑप्शन और देता हूं, द्विविस्थापन या विस्थापन? सर विस्थापन होगा। बिल्कुल। कैसे? देखो विस्थापन, विस्थापन द्विविस्थापन क्या दो मॉलिक्यूल का विस्थापन हो रहा क्या? नहीं, केवल एक का ही तो हो रहा है, यहां से एक उठाया और दूसरा यहाँ पे चिपका, यानी द्विविस्थापन नहीं होगा। क्या होगा बेटा? यहाँ पे विस्थापन होगा। विस्थापन किसका हो रहा है? देखो ए बी और सी है, तो हम ये कह सकते हैं मित्रों कि देखो यहां से देखो ये बी जो है, यहां से बी क्या गायब हो गया, एक इसके साथ जुड़ गया, किसका विस्थापन हुआ? कॉपर का क्या हुआ? विस्थापन हो गया। एक का विस्थापन हुआ, दूसरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी मित्रों? हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ये देखो यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या होगा बेटा? बी इसका ऑप्शन होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ए
प्लस BC, तो AC बना, B का विस्थापन हो गया। तो बताओ इसमें केवल एक का विस्थापन हो रहा है, दो का नहीं, इसलिए दो का नहीं हो रहा, इसलिए इसे वो बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये नहीं है, ये कौन सी है? ओनली फॉर विस्थापन अभिक्रिया है। अगर मान लीजिए मैं ये कह सकता यहाँ पे और अगर मान लो द्विविस्थापन का एग्जाम्पल क्या हो सकता था, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये देखो आगे क्वेश्चंस आएगा जिसमें आगे आपसे चर्चा करूंगा मैं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में भी। यहाँ पे अपने बात किया विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चर्चा करते हैं मित्रों। कार्बन निम्न में से किसका गलनांक ज्यादा होता है? कार्बन में निम्न में से किसका गलनांक ज्यादा होता है? गलनांक की पूछे बात आपको, चाहे क्वथनांक पूछे चाहे गलनांक पूछे। पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिटिक एसिड, नंबर 2 क्लोरोफॉर्म, नंबर 3 एथेनॉल, नंबर 4 मेथेन। बताइए मित्रों किसका गलनांक ज्यादा होता है? आपसे मेरा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट ग्रेड आरपीसी के फर्स्ट ग्रेड के अंदर जनरल साइंस में केमिस्ट्री एक भाग आता है, उसकी ये क्वेश्चन है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं मित्रों। यहां अगर आपसे पूछे कि कार्बन में निम्न में से किसका गलनांक ज्यादा है, ये कार्बन की सीरीज मान लो देखिए, एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है और मेथेन है। जरा बताइए मित्रों कि इसमें किसकी गलनांक ज्यादा है? बताइए, आपको एक 1 सेकेंड 5 सेकेंड का आपको टाइम दिया जा रहा है मित्रों। बताइए जरा, क्या सर एसिटिक एसिड का, क्लोरोफॉर्म का, एथेनॉल का, बताओ मेथेन का? जरा बताओ इसमें से किसका हो सकता है मित्रों? दिमाग लगाइए। सर क्लोरोफॉर्म का दिख रहा है। अरे नहीं भाई, क्लोरोफॉर्म तो नहीं है, बताइए जरा। सर एथेनॉल का नहीं, एथेनॉल भी नहीं है। अब दो ऑप्शन है आपके में से। सर एसिटिक एसिड का, बिल्कुल एसिटिक एसिड का गलनांक ज्यादा है। वाई? क्यों? क्यों गलनांक इसका ज्यादा है? तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट, थोड़ी केमिस्ट्री की फील्ड में जाते हैं तो इसका गलनांक इसलिए ज्यादा है क्योंकि एसिटिक एसिड में और क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और मेथेन की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत होती है। अगर बताओ जरा, इसकी अगर मेरी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने चाहे कितना भी टेम्परेचर दिया, तो बताओ इसकी बॉन्डिंग टूटेगी क्या? नहीं टूटेगी। इसलिए तो उसको गलना, गलना मतलब गल रहा है। गलेगा कब? जब मैं टेम्परेचर दूंगा तभी तो गलेगा। यानी मैंने उसको इतना टेम्परेचर दिया तब भी नहीं गल रहा है। इसका गलना ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको मालूम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी मजबूत होगी उसका गलनांक और क्वथनांक उतना ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। आप देख सामान्य आप सामान्य जो है दुनिया है उसके अंदर भी देख लो कि हम लोग, हमारी जो बॉन्डिंग है दोस्तों की आपस में, अगर जितनी अधिक मजबूत होगी, चाहे भले इतना भी प्रेशर दे दे, कोई कितना भी टेम्पर दे दे, बताओ गलनांक ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हमारी मजबूती होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि हमारा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चाहे कितना भी टेम्परेचर, कितना भी प्रेशर दे दो, हम लोग आपस में नहीं टूटेंगे। जब नहीं टूटेंगे यानी इसका मतलब हमारा गलनांक और क्वथनांक दोनों ही हमारे क्या है? ज्यादा है। अगर इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसका गलनांक ज्यादा है तो किसका गलनांक नहीं है, तो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि इसमें कौन से में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मजबूत है या नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन और हम कहेंगे उच्च विद्युत ऋणी तत्व और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग क्या कहलाती है मित्रों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। या हाइड्रोजन है या क्लोरीन है या ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे अगर मान करते हैं तो आपको बताता हूँ विद्युत ऋणी तत्व सबसे ज्यादा कौन होता है। तो देखो क्या होता है बेटा, फोन कर, फोन कर, फोन कर, बारिश कहाँ है? बारिश कहाँ है? देखो देखो, यहाँ फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, उसके बाद में देखो ऑक्सीजन की होती है। तो याद रखना, फोन कर बारिश कहाँ, एक ट्रिक बताया, तो इसकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। विद्युत ऋणता थोड़ा केमिस्ट्री वाला पॉइंट है बेटा ये, विद्युत ऋणता। तो याद रखना फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, उसके बाद में ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन की। तो याद रखना क्लोरीन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है मित्रों? कम है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होने की वजह से इसमें बॉन्डिंग क्या होती है? बहुत ज्यादा मजबूत होती है। तो याद रखना, जिसकी विद्युत ऋणता जितनी अधिक ज्यादा होती है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसके साथ में ज्यादा बॉन्डिंग होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अधिक मजबूत होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा होगा। तो याद रखना मित्रों, तो आपसे अगर पूछे कि कार्बन में से किसका गलनांक ज्यादा होता है, तो एसिडिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। क्यों? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखो दो दो ऑक्सीजन, आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ के अंदर ऑक्सीजन देखो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड के साथ में। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो OH हो गया। दो दो ऑक्सीजन होने की वजह से इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है मित्रों? ज्यादा मानी जाती है। तो याद रखना, इसमें बॉन्डिंग भी क्या होती है? मजबूत बॉन्डिंग, मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ये इसके गलनांक और क्वथनांक भी दोनों ही क्या होते हैं मित्रों? ज्यादा होते हैं। याद रखना। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, देखो यही वापस बताया कि एसिडिक एसिड है तो इसका क्यों स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण
मॉलिक्यूल टूटते नहीं है, इसलिए उसमें अधिकतम ऊर्जा देनी पड़ती है। इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं बेटा, अधिकतम उच्च होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बताया है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान का मतलब होता है अनुभार का अनुपात कितना है। ये मैं पढ़ा के आया हूँ आप लोगों को मित्रों, हमारे नोट्स को आप देखना, तरह आपको पता चलेगा कि इसका अनुभार कैसे निकालते हैं और इसका अनुपात क्या होता है। मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाए थे, इसके बारे में जानकारी भी दी थी मित्रों, जरा पीछे आपके पीछे की क्लास में देखना, आपको मिल जाएगा। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुभार का अनुपात कितना होता है? 1:2, 2:3, 3:8, 3:5। बताइए मित्रों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जरा बताइए कि इसमें से क्या आंसर हो सकता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जरा बताओ कि 1:2 होगा या 2:3, 3:8, 3:5। सर 3:8 हो सकता है, बिल्कुल सही है आपकी बात, 3:8 होगा। क्यों होगा? जब कभी भी अनुभार का अनुपात पूछते हैं तो याद रखना अनुभार कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया भी था अभी आगे स्पष्टीकरण। तो अनुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, अनुभार कहूं या द्रव्यमान कहूं एक ही बात है। तो याद करना परमाणु क्रमांक होता है जितना, परमाणु क्रमांक का क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की गुना करनी पड़ेगी, तो क्या निकल जाएगा बेटा, अणुभार निकल जाएगा। है कि नहीं मेरी बात? अब देखो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। जस्ट उसका गुना करता हूं तो क्या बनता है, मोलिकुलर वेट, अणुभार, द्रव्यमान निकलता है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना हो गया बेटा, 12। ऑक्सीजन के अंदर 2 मोलिक्यूल्स है तो 2 का कितना होता, 16 थू ना 32, क्योंकि ऑक्सीजन है 1 है तो उसका मोलिकुलर वेट, इसका हम मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 16, और 2 हो तो 16 दूना 32। तो है नहीं, हम आगे देखो इसका बात करते हैं तो अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परमाणु क्रमांक को जस्ट गुना करना पड़ेगा। तो आगे देखो इसका स्पष्टीकरण के साथ 3 अनुपात इसका आंसर हुआ। कैसे हुआ बेटा, तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का हम कहेंगे जो एटॉमिक वेट है, वो जो मोलिकुलर वेट है वो कितना देखो 12 आ रहा है, और ऑक्सीजन कितना 32 आ रहा है। जब इसको काटते हैं तो क्या आता है बेटा, 3:8 आ जाता है। अब अगर मैं यहीं पर देखो, मैंने इसका स्पष्टीकरण किया, इसका अणुभार या द्रव्यमान जो होता है, अणुभार क्या होता है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का जस्ट दूना होता है। तो लगभग सम संख्या होने पर हमने क्या कहा, अणुभार को क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर दूना कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन एक सम संख्या तो 6 दूने 12 हो जाएगा। सोडियम के बाद के अंदर 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 दूने 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जैसे विषम में आया सोडियम 11 पे, विषम परमाणु क्रमांक आने पर अणुभार कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर का दूना करके एक उसके अंदर क्या दिया जाता है दोस्तों, जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना देकर आपसे पूछे कि H2O का अणु, हम H2O का हम कहेंगे कि अनुपात, क्या क्वेश्चन है कि H2O का अणुभार का अनुपात क्या हो सकता है, H2O का अणुभार का अनुपात बताओ जरा, अणुभार का अनुपात, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार। याद, अणुभार का अनुपात, अणुभार का अनुपात क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, क्या होता है जरा बताओ। तो याद रखना H2 पे कितना बेटा, बताओ जरा, हाइड्रोजन का 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना 2, 2 दूनी कितना था बेटा 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो 2 दूनी क्या था 4, ऑक्सीजन कितनी थी बेटा, हम कहेंगे 16, तो यानी कि 2 अनुपात कितना था बेटा 8। बात समझ आएगी नहीं है यहाँ? देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन दो, जो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 10 दूने 16, ठीक है ना, इसका 1 होता है तो एक का कितना हाइड्रोजन कितनी होती है, एक का 10 दूने एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका, हम मोलिकुलर वेट कितना 2, और 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 16 कितना बेटा 2 8, तो निकाला 2:8, यानी अब 1:4 के फॉर्म में हो सकता है, या 2:8 दे दे, 1:4 दे दे, 4:16 दे दे, तो या हम कह सकते हैं कि H2 के अणुभार का अनुपात कितना होता है, 1:4 होता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? जरा देखो जरा अब अगर अपन आगे बात करते हैं मित्रों, यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन पे बात की है, आगे देखते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, कार्बन के किस अपरूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित रहता है, जरा देखो मित्रों। मैंने एक बात आपको पिछले जो हमारी क्लास हुई थी कार्बन और इसके अपरूप पे, हमने इस पे चर्चा की थी। कैसे मित्रों, हमने ये बताया था कि कार्बन के जो अपरूप होते हैं, कि एक तो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, दूसरे नॉन क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन्स, ये क्या होते हैं, इसके क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। नॉन क्रिस्टलीय अपरूप पे हमने जब चर्चा की थी तो क्या होता है बेटा, काजल है, कोक है, कोलतार है ना, ये सब क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलीय अपरूप थे। बताओ इसमें से कार्बन के किस अपरूप परमाणु के फुटबॉल जैसी व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है, बताओ जरा। फुलरिन 660, ग्रेफाइट 660, डायमंड 660 या कार्बन 660, बताओ जरा।
फुल रेसिस्टिविटी रहता है। बताओ कैसे देता है ये आंसर, फुल रेसिस्टिविटी कैसे हुआ? तो याद रखना फुल रेसिस्टिविटी इसका आंसर है, जो किसमें रूप में रहता है बेटा, याद रखना इसको बक्की बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बक्की बॉल भी कहते हैं। इसमें 32 फलक होते हैं टोटल। बक्की बॉल में कितने फलक होते हैं? 32। 20 तो होते बेटा षटकोणीय, 12 क्या होते हैं मिले पंचकोणीय। आंसर तो वहीं पर हो गया, फुल रेसिस्टिविटी को कहते हैं। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ। जब फुल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें 20 जो कोण होते हैं, हम कहेंगे 20 जो होते हैं षटकोण वाली, यानी 6 मेंबर वाली जो रिंग होती है वो 20 होती है। पंचकोण वाली रिंग जो 12 रिंगे ऐसी ऐसी कितनी होगी बेटा? 1, ऐसी 2, ऐसी ऐसी इतनी बड़ी बनती रहेगी तो 12 तो पंचकोणीय है। और जबकि हम कहेंगे 20 जो होती है वो षटकोणीय होती है। अगर आपसे फुल रे अगला क्वेश्चन ये पूछे कि फुलरीन C60 के अंदर कितनी कितनी रिंग्स होती है, तो याद रखना कि हम ये कह सकते हैं कि जो 20 जो होती है वो क्या होती है बेटा? षटकोणीय होती है, मतलब हेक्सागोनल्स होती है। और हम कहेंगे 12 जो होती है वो क्या होती है? पंचकोणीय होती है। और टोटल फुलरीन की स्ट्रक्चर में कितने फलक होते हैं? तो हमने कहा 32 फलक होते हैं। इस पे क्वेश्चन आपके साथ में दोस्तों पूछा जा सकता है, तो याद रखना। तो आपका तो ऑप्शन वहीं पे हो गया। फुलरीन जैसी स्ट्रक्चर क्या थी मेरा? क्वेश्चन क्या था कि परमाणु फुटबॉल के समान, तो फुटबॉल के समान क्या रहता है बेटा? फुलरीन C60 रहता है। अब वो अगला हमने बना दिया कि फुलरीन C60 को बक्की बॉल भी क्या कहते हैं? कहते हैं। इसमें 32 फलक होते हैं, 20 षटकोण होते हैं, 12 पंचकोणीय होते हैं। तो 20 षटकोण वाले ये हो गए, 12 पंचकोणीय हो गए। बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात? अब अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं जो आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों। देखो, सिरका एक विलियन है। सिरका आपको सबको मालूम है, सिरका हम सब खाते हैं। तो सिरका जो एक विलियन है किसका? क्वेश्चन में रूप में पूछा गया। 5 से 8% एसिडिक एसिड को वाटर में मिलाते हैं। ये 5 से 8% एसिडिक एसिड को बेंजीन में मिलाते हैं। ये 5 से 8% एसिडिक एसिड को HCl में मिलाते हैं। ये 5 से 8% एसिडिक एसिड को H2SO4 में मिलाते हैं। जरा बताइए, सोच के बताओ कि हम लोग खा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, घर के अंदर ले रहे हैं। तो सोच, दिमाग लगाओ। अगर मान लो थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा इस पे आंसर पे आ जाएगा। आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो घर में हम खा रहे हैं, तो बताओ कभी क्या बेंजीन लेता है अभी अंदर? नहीं लेता, कभी भी नहीं। मान लो अपन को ये क्वेश्चन पे नहीं बन रहा है, तो इतना ध्यान है सिरका होता है, एसिडिक एसिड तो होता है। अब उसमें क्या हो सकता है? थोड़ा दिमाग विजुअलाइज कर सकते हैं अपन। कैसे मित्रों? कि इसमें देखो व्यंजन हो सकता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हो सकता है। कभी एसिड अंदर खाते हैं क्या? कभी देखा आपने? कभी नहीं हो सकता। H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक एसिड, भाई साहब नहीं। तो सीधा सीधा क्या होता है दोस्तों? इसमें वाटर, तो एसिडिक एसिड में वाटर जब मिक्स होता है तो वही क्या होता है? सिरका का एक विलियन होता है। इस पर टिकन 5% एसिडिक एसिड वाटर में मिलता है तो योग्यता कहलाता है सिरका का एक विलियन है मित्रों, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमने पूछा कि कार्बन का अपरूप नहीं है। कार्बन और उसके अपरूप में हमने चर्चा की है मित्रों। पिछले बार हमारा जो चैप्टर था उसमें कार्बन अपरूप पे हमने बात की मित्रों। तो क्या बात की? हमने ये कहा था कि कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं और कुछ अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उसमें क्या होता है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और उसके बाद के अंदर हमने कहा ग्रेफिन्स, ये क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। और नॉन क्रिस्टलीय हमने कहा दोस्तों कोयला है, काजल है, कोक है, कोलतार है ना। इस प्रकार से हमने बात की थी। ये सब क्या होते हैं? नॉन क्रिस्टलीय होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब आपसे पूछा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफिन और कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कोई नहीं। इसका अपरूप ही तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफिन, ये सब क्या होता है? अपरूप है, नहीं है। तो सारा कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ठीक है ना? तो अपरूप नहीं है। देखो, अगर अपन इसको और थोड़ा बना दो कि अपरूप नहीं है, तो अपरूप नहीं है तो हम कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन गलत था तो इसको निकाल दे। देखो, क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, क्रिस्टलीय अपरूप लिखो इसको। पूरा क्वेश्चन ये है बेटा, क्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलिन तो ये सब क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है और कोई नहीं वाला आंसर बन जाएगा। तो याद रखना क्वेश्चन ही थोड़ा चेंजिंग है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो कौन सा सकता है? हीरा क्रिस्टलीय अपरूप है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय अपरूप है, ग्रेफिन क्रिस्टलीय अपरूप है। तो कोई नहीं वाला हो गया, क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है तो कोई नहीं। बात समझ नहीं है? इसका आंसर कोई नहीं में आ जाएगा। तो क्रिस्टलीय अपरूप अगर मान लो, ये देखो स्पष्टीकरण, कार्बन के उपरूप क्रिस्टलीय हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलिन और ग्रेफिन है। और नॉन क्रिस्टलीय उपरूप कोयला, कोक, कोलतार, चारकोल, काजल्स, कार्बन ब्लैक, ये सब क्या होते हैं बेटा? अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन जो हमारा था आरपीसी द्वारा पूछा गया कि नाइट्रोजन परमाणु की ये 3.011 × 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या है? बताइए जरा मित्रों। मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था ना सर? कि वहां पढ़ा था सर मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। ये भी बताया था मोल अवधारणा मतलब क्या होती है, मोल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपको बताया था। जरा मेरी पिछली क्लासों में देखना, मैंने आपको बताया था कि मोल अवधारणा कैसे निकलती है। तो दोस्तों ये बात याद रखना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जरा बताइए, आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। आप मोल कंसेप्ट का मेरा चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर पे इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को वहां पे रखिए। नो डाउट आप मोल अवधारणा में से आप निकाल सकते हैं इसका द्रव्यमान कितना होगा। जरा आप सोच के आंसर दीजिए। आपको मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं मित्रों।
परमाणु की नाइट्रोजन परमाणु की 3.011 इंटू 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या सर नहीं आ रहा है? अरे कैसे नहीं आ रहा है मित्रों, जरा देखो आराम से, आना चाहिए आपको, बिल्कुल आना चाहिए कि सर कैसे बताओ जरा एक बार। बिल्कुल बताता हूँ मैं ही आपको इसका आंसर होगा वैसे 7 ग्राम। कैसे होगा जरा मैं यहीं पर बता देता हूँ। देखो आपने हमने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था मोल कंसेप्ट, उसमें मोल निकालने के मैंने 3 फार्मूले बताए थे। मोल निकालने क्या होता है बेटा, ग्राम में भार, ग्राम में भार यानी मतलब द्रव्यमान दे रखा होगा, ग्राम में भार द्रव्यमान अपन उसका ग्राम में भार अपन उसका देखते हैं अनुभार, तो क्या निकल सकते हैं बेटा, मोल निकल सकते हैं। या मोल निकालने के हमने कहा था कि जो हमने कहा जो कणों की संख्या दे रखी है, यदि कणों की संख्या दे रखी है, किसी भी कणों की संख्या दे रखी है, और तो उसके नीचे किसका भाग देगा बेटा, अवगार्दो नंबर का भाग देगा, एवागार्दो नंबर का, एवागार्दो संख्या का भाग दे दो, एवागार्दो संख्या का भाग दे दो, तो क्या निकल जाएगा बेटा, एन निकल जाएगा। या फिर एन निकालने के हमें अगर मान लो गैस का आयतन दे रखा हो, गैस का आयतन एसटीपी पर, गैस का आयतन दे रखा हो बेटा, गैस का आयतन किस पर दे रखा है, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे रखा हो, तो उसमें कितना दे रखा, 22.4 का भाग दे दो तो मोल निकल जाएगा। यहाँ पे ये 3 सूत्र मैंने आपको पिछली क्लास में देखना मैंने बताए भी थे, इस पे मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन परमाणु की 3.011 × 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका आंसर जरा बताइए। तो 7 ग्राम कैसे निकलता है मित्रों, देखो मैं बताता हूँ। यहीं पे अगर मैं कहता हूँ मोल, ग्राम में भार अपन अणुभार लगा भाग देते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्राम में भार नहीं दे रखा है, यानी कणों की संख्या दे रखी है, तो कणों की संख्या में किसका फार्मूला इस पे सेट होगा। तो जरा बताओ कणों की संख्या कितनी है बेटा, यही मैं बताता हूँ। तो 3.011 × 10⁻23 अपॉन कितना था, अवगार्दो संख्या कितना आपने बताया था, 6.022 × 10⁻, कितना बेटा 23 होता है। कट गया, ये कटा यहाँ से पूरा कटा आपस में, तो कितना बना आंसर बना, 0.5 बना, 0.5 मोल आ गया। अब मोल आया है तो हमें तो द्रव्यमान पूछा गया। अब देखो मित्रों, यहाँ पे इस मोल को यहाँ रख देते हैं, इस मोल को जो 0.5 निकला है तो उसको यहाँ रख दो, द्रव्यमान पूछा है। जब अपन को द्रव्यमान निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे बेटा, द्रव्यमान को निकालने तो ये क्या उधर चला जाएगा, यानी एन इंटू क्या करना पड़ेगा, अणुभार, यानी एन, एन कितना बेटा, यहाँ पे हमारा जो हमारा मोल निकला कितना बेटा, 0.5, और हमारा अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार, अरे बार बार बोल रहा हूँ, मोलिकुलर वेट क्या होता है, एटॉमिक नंबर का जस्ट दूना। तो हम यहाँ पे इसका 14 की क्या करेंगे मित्रों, गुना करेंगे, तो क्या निकलेगा, 7 ग्राम निकल के आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया मेरी बात दोस्तों। तो एन परमाणु की 3.011 × 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या होगा, जरा देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। तो मॉल कंसेप्ट निकालने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 ग्राम में भार अपन अणुभार, ग्राम में भार द्रव्यमान अपन अणुभार। 2 नंबर कणों की संख्या अपन अवगार्दो संख्या। 3 नंबर गैस का आयतन एसटीपी दे रखा तो 22.4 का भाग दो तो हम मोल निकाल सकते हैं। अब अपने को ये दे रखा है कणों की संख्या, तो इस वाले ये फॉर्मूला सेट होगा, 3.011 × 10⁻23 में अवगार्दो संख्या का भाग देंगे तो क्या निकले, मोल निकलेंगे। अब इस मोल से द्रव्यमान निकालना है, तो मोल से द्रव्यमान निकालना तो हमने कहा एन बराबर ग्राम में भार है, द्रव्यमान अपना अणुभार, तो ये दोनों बार इधर चला गया, द्रव्यमान निकल जाएगा, द्रव्यमान बराबर एन इंटू अणुभार, 0.5 × 14 तो 7 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोल कंसेप्ट पे 100% मित्रों, याद रखना। इन सूत्रों पे आप यहाँ पे रखना, कुछ भी पूछे, अगर ये पूछे तो इसके इधर आ जाएगा, ये पूछे तो सबसे पहले आप मोल निकालने की कोशिश करना कि इसके मोल कैसे निकलेंगे, क्या ये वाला सूत्र लगेगा, क्या ये वाला सूत्र लगेगा, क्या ये वाला सूत्र लगेगा। जब मोल निकल जाएंगे तो आसानी से हम द्रव्यमान को काउंट कर सकते हैं, हम मास को काउंट कर सकते हैं। अगर मोल निकल गए, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे यह पूछे, हम कुछ भी बता सकते हैं मित्रों। बात समझ आई कि नहीं आई मेरी मित्रों। अब देखो उल्टा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कुछ और भी। आपको क्या दे रखा है इस ऑप्शन में, आपको दे रखा है कि इसके मतलब एन के कितने मोल है, 0.5 मोल है, और ग्राम की मात्रा कितनी दे रखी है आपको, मान लो ग्राम जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है भार है वो 14 दे रखा, कितना देगा बेटा, 14 दे रखा। और आपसे अब पूछ ले कि अणुभार याद करो भाई साहब इसका, तो याद रखना उस पर वाले सूत्र पे आंसर लगा देना। अणुभार याद करना तो हम क्या करेंगे बेटा, अणुभार को इसको नीचे ले आएंगे, तो अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अणुभार निकालने के लिए पड़ेगा बेटा द्रव्यमान अपॉन क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान अपॉन मोल। तो द्रव्यमान कितना दे रखा 14, मोल कितना दे रखा 0.5। अरे आया कि नहीं आया, तो बेटा कितना हो जाएगा, अणुभार कितना देगा बेटा 7, और 7 अणुभार किसका में, तो यदि अपन बात करते हैं तो 7 इसका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 0.14/5 में निकल जाएगा, तो 7 निकल जाएगा, 7 ग्राम की मात्रा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी आपको दे रखे, द्रव्यमान 14 दे रखा हो, मोल इतने दे रखे हो, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखो इसका आंसर के रूप में ये क्या होता है, 7 ग्राम, 7 ग्राम द्रव्यमान के रूप में पूछा, 14 नहीं अपन यहाँ पे लिखते हैं 7 लिखते हैं मित्रों। तब इसका आंसर और तरीके से क्वेश्चन हमने बना दिया है कि 0.5 से द्रव्यमान कितना देगा, यहाँ पे 7 दे रखा। क्वेश्चन और अच्छे से कर लेते हैं इसको, द्रव्यमान कितना दे रखा बेटा 7 दे रखा है। तो द्रव्यमान अगर 7 देखा रहा तो हमने क्या कहा, अणुभार निकालना है, तो अणुभार इंटू हमने ये कैसे इधर इसको नीचे ले आओ, तो द्रव्यमान कितना दे रखा है 7 दे रखा है,
ये लो 7 मैंने दिया, और मोल कितने दे रखे हैं, 0.5 दे रखे हैं, तो अनुपात कितना आ जाएगा इस जगह पे, हम ये कहेंगे 3.5, 3.5 इसे 7 को भाग मल्टी 0.5 से कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ओके ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14। जरा इसको अपन 7 के अंदर अगर अपन इसका क्या करेंगे मित्रों, 7 में 0.5 का क्या देंगे, भाग देंगे, तो क्या जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। बात समझ है कि नहीं है? तो कुछ भी आपसे पूछे तो हम इसको आंसर को अपन दे सकते हैं। तो जरा एक बार वापस जरा बताइए, अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आता है कि नाइट्रोजन परमाणु की 3.011 इंटू 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या होगा, तो अगर अपन पूछ सके तो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो मोल निकालने के 3 ही हमारे फार्मूले, इन तीनों फार्मूले रखो और निकालो। तो यहाँ पे कुछ भी पूछे, द्रव्यमान पूछे तो निकाल सकते हैं, अणुभार पूछे तो निकाल सकते हैं, मोल दे रहे तब भी अपन इसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो आइए मेरी बात दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन थे हमने इस पर चर्चा की मित्रों, उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे कल अगली क्लास में हम, हाँ तो वही वही पिछले इसका जो फॉर्मूला, बिल्कुल है ना, ये स्पष्टीकरण वापस जो दोबारा था मैंने वहां इस पर आपको समझाया था, तो आगे पुरानी क्लास में मैंने आपको ये लेके इसको समझा दिया, और आगे इसका स्पष्टीकरण और दे रखा था कि 7 ग्राम कैसे आया, तो मोल बराबर ग्राम अणु की संख्या अपन एवोगाड्रो को भाग देगा 0.5 आया, द्रव्यमान निकालना 0.5 इंटू 14 गुणा की, तो क्या आएगा बेटा 7 ग्राम आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात? तो याद रखना इस क्वेश्चन पे अगर आपको वापस डाउट हो रहा है तो मैं वापस समझा देता हूं। देखो दोस्तों सुनना आराम से, अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कुछ, हमने कहा कि नाइट्रोजन परमाणु की 3.011 इंटू 10⁻23 संख्या का द्रव्यमान क्या होगा, तो याद रखना ये कंसेप्ट किसका क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट का। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, पहले हमने बताया था कि जो तीसरी क्लास हमने जो पढ़ाई थी मोल कंसेप्ट की, तो ग्राम में भार, इसी को द्रव्यमान बोलते हैं अपन, अणुभार एक सूत्र है मोल निकालने का। दूसरा सूत्र मोल निकालने क्या होता है बेटा, कणों की संख्या अपन एवोगाड्रो संख्या भाग दो तब भी मोल निकलता है। या तीसरा सूत्र क्या है मोल निकालने, तो गैस का आयतन दे रखा होगा एसटीपी पर, और 22.4 का भाग दे तब भी क्या निकलता है हमारा मोल निकलता है। तो ये क्या दे रखा बेटा 3.011 10⁻23 संख्या की बात कर रहा है, तो यानी इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो कणों की संख्या कितनी दे रखी बेटा 3.011 10⁻23, इसमें किसका भाग देना पड़ेगा हमें, एवोगाड्रो संख्या भाग दिया, तो हमने कितने मोल है 0.5 मोल है। अब 0.5 मोल हमें मोल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा द्रव्यमान पूछा है, तो इस मोल को क्या रख दो यहाँ रख दो मित्रों। तो हमने द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है, ये देखो द्रव्यमान निकालने के लिए n इंटू मोल इंटू अणुभार कर दो, ये अणुभार को उधर निकल जाए द्रव्यमान निकल जाएगा, तो 0.5 इंटू 14 को कर दे तो कितना बेटा 7 ग्राम। बात समझ आया कि नहीं आया? अब इसको मैंने क्वेश्चन और दूसरा बना दिया आपके साथ में, मैंने कहा अगर मान लीजिए 0.5 मोल दे दे और द्रव्यमान कितना दे दे 7 ग्राम दे दे और अणुभार पूछ ले तो कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ भी घुमा के पूछे आपके तो आंसर हमें देना है। इन सूत्रों को इधर उधर कर सकते हैं, ये तो आता ही होगा कि ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा। जैसे मान लो अगर कहते हैं ए है अपॉन बी है अपॉन सी दे रखा है, तो आपको मैथ की कैलकुलेशन आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो अगर आपसे बी पूछे तो क्या आंसर दोगे बेटा, बी पूछे तो हम कहेंगे ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपसे सी पूछे तो सी बराबर क्या होगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम इसकी बात कर सकते हैं। तो याद रखना मित्रों, ये क्लास मैंने आपके साथ में ली है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई है। अगली क्लास में हम फिर फर्स्ट ग्रेड के केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उन पे आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू। अगर ये आपको क्लास समझ आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऑल द बेस्ट दोस्तों।